नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टिक पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता से संबंधित टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ओडिशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, टेमी चाय उद्यान यह सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में टेमी चाय उद्यान सिक्किम में स्थापित किया गया था। यह सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। यह दोस्तों 2014 में प्रकाशित की गई थी। इसे याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन लोकसभा की 16वीं अध्यक्ष थी और ये मीरा कुमार के बाद लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी महिला हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है वीरू सहस्त्रबुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, तीसरा है ई श्रीधरन, चौथा है शिव अय्यादुरई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। याद रखिएगा, 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्टील उद्योग, बर्तन, चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, नेपा नगर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में एक औद्योगिक बस्ती है। नेपा नगर अपने अखबारी कागज मिल नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है पद्मावती, सीता, द्रौपदी, सुपर्णखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन द्रौपदी। याद रखिएगा, तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भवः का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मैं आपको सलाम करता हूँ, अतिथि भगवान है, आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अतिथि देवो भवः यह भारत की सबसे प्राचीन उक्तियों में से एक है। इसका अर्थ होता है अतिथि भगवान के समान है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, अतिथि भगवान के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की समुद्री सीमा सबसे छोटी है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। राज्यों की बात करें
तो गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है और गुजरात राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पूष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा। पश्चिम में दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को हंटर के चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रऊफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, रऊफ जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, सोकुम सोमाई नागालैंड में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन नागालैंड बिल्कुल राइट है। सोकुम सोमाई ये नागालैंड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पोंग डैम, उकाई डैम, धारोई डैम, टिहरी डैम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन पोंग डैम। याद रखिएगा, महाराणा प्रताप सागर जलाशय को पोंग डैम के नाम से जाना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र क्षेत्र में ब्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन गुजरात। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है गणित, साहित्य, भौतिकी, अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन गणित। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, किंतु दोस्तों गणित इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। ऑप्शन है छोबिया, कल्लारी पयट्टू, छऊ, भवई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन छऊ। याद रखिएगा, उड़ीसा के छऊ नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी। यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल, जनजाति और लोक परंपराएं शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन,
कैरोलस लिनियस, इरास्मस डार्विन, विलियम पैली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। पहला ऑप्शन राइट है। 24 नवंबर 1859 को यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया। ऑप्शन है लिंगपुई, पाकयोंग, बगडोग्रान, पारो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन पाकयोंग। पाकयोंग में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, पाकयोंग हवाई अड्डा भारत में परिचालन करने वाला 100वां हवाई अड्डा है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन है रऊफ, कर्मा, लावा, बैलाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन बैलाटा। याद रखिएगा, बैलाटा एक लोक और पारंपरिक नृत्य रूप है जिसे कर्नाटक के लोग विशेष रूप से जो दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं इसमें भाग लेते हैं। यह दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? ऑप्शन है चोल, चालुक्य, चंदेल, पल्लव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन चंदेल। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक चंदेल वंश का सूचक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन है मालावत पूड़ा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अवड़िका सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन संतोष यादव। याद रखिएगा, संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं और एवरेस्ट कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ऑप्शन है प्रयोग प्रसार, आरोग्य प्रसार, विज्ञान प्रसार, विधान प्रसार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन विज्ञान प्रसार। याद रखिएगा, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में कौन उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? ऑप्शन है आदिवासी सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, महाभारत सर्किट। देखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आदिवासी सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट इन सभी को शामिल किया गया है, लेकिन दोस्तों महाभारत सर्किट को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, खेलो इंडिया पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन खेलो इंडिया पुरस्कार। यह दोस्तों खेल पुरस्कार नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट है। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो यह दोस्तों 4 वर्षों तक निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं और खेल विकास में जीवन काल में योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन राइट है।
आगे बढ़ते हैं। केरल के टिकेडी में स्थित जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है वह है, ऑप्शन है असम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पखेल अभ्यारण्य, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। कौन यात्री था आपको यह बताना है। निकोली, रफेल फिश, इब्न बतूता, तसांग ही। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, इब्न बतूता। याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को का विद्वान और खोजकर्ता था। यह 1334 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। ऑप्शन है झूलन, कुम्मी, डप्पू, मरूनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, झूलन राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, झूलन भारत में वर्षा ऋतु में उत्साह के साथ राधा कृष्ण के उत्सव को मनाने वाला एक खुशहाल त्योहार है और यह राजस्थानी नृत्य शैली है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। ऑप्शन है पोपिर, भवाई, सत्रिया, पूर्वी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन, पोपिर। याद रखिएगा, पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है जो पोंग नृत्य के साथ बहुत समानता दिखाता है और पोपिर नृत्य दोस्तों आमतौर पर मोपिन उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। ऑप्शन है असुर, सोनम लोसुंग, वेसक, थाई पोंगल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरा ऑप्शन, सोनम लोसुंग। याद रखिएगा, सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। दूसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। ऑप्शन है 275, 450, 780, 572। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, डंकन पास दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है और यह दोस्तों हिंद महासागर में स्थित एक जल डमरू मध्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाता है। कब मनाता है। 15 फरवरी, 10 मार्च, 15 जनवरी, 17 अगस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, 15 जनवरी। याद रखिएगा, भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के पदभार संभालने के रूप में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, पंथी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का एक प्रमुख नृत्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेसक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है ईसा मसीह, महावीर, यहूदी, बुद्ध।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, वेसक उत्सव बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट कौन है जहां कृत्रिम बुद्धि में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन आईआईटी हैदराबाद। याद रखिएगा, भारत का पहला इंस्टीट्यूट आईआईटी हैदराबाद है जहां कृत्रिम बुद्धि में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? ऑप्शन है जॉय एडमसन, थॉमस पावर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। याद रखिएगा, सीजर और क्लियोपेट्रा 1898 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसमें जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के बीच के संबंधों का एक काल्पनिक वृतांत दर्शाया गया है। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, चावल के छिलके। सभी विकल्प सही हैं। देखिए दोस्तों, भारत और अन्य जगहों पर बायोमास मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई, चावल के छिलके, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन राइट है। सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद पेड एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।